तो नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में आपको प्रॉपरली साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं और हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना अपना काम होता है। कुछ सेल ऑर्गेनल आपस में कोऑर्डिनेट करके भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। और प्रॉपरली चूँकि साइटोप्लाज्म में यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूकैरियोट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे और प्रॉपरली यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होगा, प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए नहीं होता है। और सेल वॉल जो होता है वो प्लांट में मौजूद होता है, फंजाई में मौजूद होता है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। और प्रोटिस्टा के कुछ ही में सेल वॉल वहाँ पर होती है। जैसा कि आप जानते हो कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं एडवांस होते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, लेकिन वहीं पर काफ़ी डिफरेंस आपको यूकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे प्लांट सेल थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, एनिमल सेल थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन जो होंगे, अगर हम लोग बात करें सेल की, तो सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल के पास होता है। और सेल मेम्ब्रेन को पहली बार जब इसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर देखा गया 1950s में, जब माइक्रोस्कोपी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, तो रेड ब्लड सेल की स्टडी की गई और वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। सबसे बाहर प्रोटीन होता है, फिर होता है लिपिड, फिर होता है लिपिड यानी लिपिड लगातार 2 बार, फिर होता है अंदर प्रोटीन। तो प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। तो लिपिड की यहाँ पे बाई लेयर देखने को आपको मिलती है। अब जो प्रोटीन लेयर है बेटा बाहर, जो कि आपको पता है कभी भी लिपिड में तो पानी मिल नहीं सकता, द लिपिड पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ हाइड्रोफोबिक, फोबिया है, और प्रोटीन पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो कोई भी पानी वाला कंपोनेंट अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना चाहेगा तो उसको लिपिड वाली लेयर को क्रॉस करने में दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो लिपिड वाला पार्ट होता है वो करीब 35 एंगस्ट्रॉम का होता है, और प्रोटीन वाला जो होता है वो 20 का होता है। तो काफ़ी बड़ा पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है। लेकिन अगर आरबीसी में जब स्टडी की गई तो वहाँ पे 52% प्रोटीन था, 40% लिपिड था। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट भी 6-8% पाए जाते हैं, है ना, वो भी प्रेजेंट वहाँ पर होते हैं। प्रोटीन भी बेटा 2 तरह का पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। एक प्रोटीन जो होता है वो होता है क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि धसा होता है अंदर, और एक होता है बाहर जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 52% प्रोटीन और 40% लिपिड यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का इस तरह का मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से यहाँ पर उन्होंने कहा था इस मॉडल में कि जो लिपिड का नेचर होता है बेटा वो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जो कि लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट काज करता है। क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का होता है, प्रोटीन का नहीं। क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का होता है, जो कि लेटरल मूवमेंट काज करवाता है प्रोटीन का। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमीबल होता है। ये चीज़ देखने को मिलती है हम लोग को। उसके बाद से बेटा जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, ये क्या करता है, ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, दूसरे सेल से जंक्शन बनाने में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को अंदर लेने में यानी कि एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो पूरी तरीके से जो सेल होता है वो सेलेक्टिवली परमीबल होता है। कौन सी चीज़ अंदर आनी, कौन सी चीज़ बाहर आती है, डिसाइड करता है। अब कोई चीज़ हाई से लो आ रही है तो वहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, कोई चीज़ लो से हाई जा रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और कुछ चीज़ों को बेटा वहाँ पर फैसिलिटेट करना पड़ता है, इंटीग्रल प्रोटीन उसमें हेल्प करता है। सेल वॉल जो होता है बेटा वो बाहर होता है, और सेल वॉल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, मोस्ट आउटर कवरिंग जो होता है बेटा होता है मिडिल लैमिला, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लैमिला जो बना होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। और मिडिल लैमिला सेल वॉल जो होता है बेटा नॉन लिविंग पार्ट होता है। सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि शेप को मेंटेन करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, सेल को ब्रस्टिंग से कोलैप्सिंग से बचाता है, और
सबकी सेल वॉल में अलग अलग कंपोजिशन के सेल वॉल पाए जाते हैं, दैट इज़ सेलुलोज, गैलेक्टांस, मननांस, ये सब सेल वॉल यहाँ पर एल्गी में मौजूद होता है। और अदर प्लांट में आपको सेलुलोज, हेमी सेलुलोज के अलावा पेक्टिन और प्रोटीन भी नज़र आएगा। सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो प्राइमरी वॉल होती है और बाद में वो सेल वॉल जो होती है वो सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और हमेशा सेकेंडरी वॉल अंदर के साइड में बनेगी, सेकेंडरी वॉल हमेशा अंदर के साइड बनता है। मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के किनारे किनारे होता है और ये चारों मिलकर कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लिपिड का सिंथेसिस करता है और स्टेरॉइड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और दोनों मिलकर बेटा सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, प्रोटीन और लिपिड, लाइपोप्रोटीन से जो सेल मेम्ब्रेन होती है। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में और ये भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएट रहता है। जो भी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वो इसको कैप्चर करता है, उसको मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है। गोल्गी बॉडी में कोई भी चीज़ एंट्री करती है सिस फेज से, दैट इज फॉर्मिंग फेज, और मॉडिफाई होकर जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज उसको बोलते हैं। जो सिस फेज होता है बेटा वो कॉन्वेक्स होता है, फार्मिंग फेज जो होता है, और जो ट्रांस फेज होता है वो कॉनकेव होता है, मैच्योरिंग फेज जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर इसके अंदर प्रोटीन गया है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा और अगर लिपिड गया है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बना देगा। स्पर्म का जो हेड होता है, एक्रोजोम जो होता है, वो गोल्गी बॉडी ही बनाता है। तो इस तरीके से बेटा ये मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। और लाइसोसोम जो होता है उसका पीएच जो होता है 5 होता है। लाइसोसोम जो होता है उसमें बहुत तरह के एंजाइम भरे होते हैं, मोर देन 60 तरह के एंजाइम मौजूद होते हैं लाइसोसोम में। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं हम लोग। लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला कार्बोहाइड्रेसेस, लिपिड को पचाने वाला लाइपेसेस। तो पूरी तरीके से हाइड्रोलिटिक एंजाइम से लोडेड ये होता है। पीएच जो होता है एसिडिक होता है, करीब करीब 5 होता है। और लाइसोसोम बहुत सारे वैरायटी में अवेलेबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट वो है वैक्यूल। और वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सभी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं राइबोसोम और सेंट्रियोल को छोड़ के। यहाँ पर वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और उसके मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। और हर चीज़ का कंसंट्रेशन ऑलरेडी वैक्यूल में ज़्यादा होता है और यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा कोई खास यूज वैक्यूल का नहीं होता है, एक तरीके से डिपॉजिट बॉक्स की तरह होता है और इसका सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लगभग 90% एरिया कवर करता है प्लांट में। और टोनोप्लास्ट जो होता है लगभग देखने को मिलेगा आपको बेटा, ये तमाम तरह के आयन और मटेरियल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करने का काम करते हैं। और तमाम तरह के छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, अमीबा में आपको फूड वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। तो वैक्यूल जो होता है इसमें हर चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ के अंदर जाएगी तो लो टू हाई जाएगी, यानी हर चीज़ को यहाँ पर फैसिलिटेट कराना पड़ता है टोनोप्लास्ट को। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ छोटा होता है, इजीली अंडर माइक्रोस्कोप में हम देख नहीं सकते जब तक बढ़िया से उसको स्टेन ना किया जाए। फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है ये, और जो भी सेल ज़्यादा एक्टिव होंगे उसमें नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। जो जितना ज़्यादा एक्टिव सेल होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर में। इट डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेल, है ना। द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज। शेप होता है सिलेंड्रिकल शेप। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसके होते हैं। यानी इसमें 2 एक्वस कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट जो होगा
इसमें से अगर हम लोग बात करें इसके आउटर मेम्ब्रेन की, तो वो कंटिन्यूस बाउंड्री बनाता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाता है। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाता है, उसको क्रिस्टा बोलते हैं, मैट्रिक्स की तरफ। और क्रिस्टा का वही काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। जैसे आपने मीजोजोम देखा था, वो भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और ये ख़ास बात इनके दोनों मेम्ब्रेन की क्या होती है, ये दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना खुद का स्पेसिफिक एंजाइम होता है। दोनों मेम्ब्रेन का अपना अपना फंक्शन है, दोनों के पास अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, यानी यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको एनर्जी हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसमें दो होते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में होता है। इसकी खास बात होती है कि इसमें अपना खुद का राइबोसोम होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। यानी एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, जो कि 80S होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। यानी इसीलिए हम लोग राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल बोलते हैं। तो राइबोसोम यहाँ पर होगा, और राइबोसोम जो होगा वो यहाँ पर रह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात है कि बेटा इसका ऑटोजेनेसिस होता है, ये खुद ही डिवाइड कर लेता है, फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, और बाइनरी फिजन होता है इसमें, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा प्लास्टिड, और प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, ओनली सिर्फ प्लांट में देखने को आपको मिलेगा प्लास्टिड, और कहीं प्लास्टिड नहीं देखने मिलता आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिवाइड करता है बेटा फिजन से। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ऑटोजेनेसिस, बाइनरी फिजन यहाँ देखने को मिलता है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होगा, और जो यूग्लिनोइड्स होते हैं, जिनको पहले प्लांट किंगडम में डाला गया था, जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं दिन में, उनमें भी ये प्लास्टिड पाए जाएंगे। प्लास्टिड का काम क्या है बेटा, कहीं प्लास्टिड जो होते हैं वो पिगमेंट रखे रहते हैं अपने पास, पिगमेंटेड होते हैं, और कुछ होते हैं वो स्टोरेज बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट, ये भी प्लास्टिड है, एक कलरलेस प्लास्टिड होता है जो कि फैट को स्टोर करता है, ओलियोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर करता है एल्यूरोप्लास्ट, और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा एमाइलोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के सब टाइप होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। और पिगमेंटेड जो होते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पाए जाते हैं, और अन्य क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड पिगमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं आपको। तो प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। क्लोरोफिल के बारे में आप जानते हो, ओनली ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और जो क्लोरोप्लास्ट की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग बनाती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाती है, और उस फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड, सिंगुलर फोल्डिंग थाइलाकॉइड। और फोल्डिंग बनाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेना, सिंगुलर थाइलाकॉइड को ग्रेनम बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का सेंटर है, क्लोरोफिल यहाँ पर लाइट को कैप्चर करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना एंजाइम होता है खुद का, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने का काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम होता है। सबसे खास बात माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आप लोग को एक इंडिविजुअलिटी देखने को मिलेगी। उसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम था, इसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है ना। यानी आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ये सारी बातें क्या होती हैं, फिक्स हैं। यानी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम तो होता ही होता है, साथ में ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी यहाँ देखने को मिलता है। दैट इज़ स्मॉलर दैन द यूकैरियोटिक राइबोसोम। 70S राइबोसोम इज़ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम इज़ यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो राइबोसोम का मतलब क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड,
और प्रोटीन, मेन काम है इसका प्रोटीन बनाना। और सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलाडे ने। 2 सब यूनिट होते हैं, इसमें जो कैपिटल एस वर्ड यूज होता है वो स्वेदबर्ग यूनिट होता है, जिसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बताता है, डेंसिटी और साइज ऑफ दैट, है ना, राइबोसोम। अगर हम लोग बात करें 70s राइबोसोम की, तो 70s राइबोसोम के 2 सब यूनिट 50 और 30, और 80s राइबोसोम जो होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं 60 और 40s। ये 2 सब यूनिट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात यह है कि यूकैरियोटिक सेल में, पूरा यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है साइटोस्केलेटन, जो कि प्रोटीनेसिस होता है। इसका मेन काम होता है कि सेल को सपोर्ट करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, जिसकी मदद से सेल जो है मूव करता है, सपोर्टेड रहता है और पूरे सेल के शेप को भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट बेटा आता है कि जो यूकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। तो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है, या तो किसी सेल का मूवमेंट करता है या आसपास के सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कॉज कराता है। और जो फ्लैजिला होता है वो सीलिया से लंबा होता है, फ्लैजिला इज़ लॉन्गर देन द सीलिया, और ये पूरे सेल का मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। जैसे बैक्टीरिया में आपने फ्लैजिला देखा था, है ना, लेकिन उससे थोड़ा अलग फ्लैजिला पाया जाता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है उससे काफ़ी अलग होता है। अब चाहे आप सीलिया देखो चाहे फ्लैजिला देखो, आप देखोगे तो पूरी तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और उनका जो बीच का रीजन होता है, जो कोर रीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोनीम। द कोर रीजन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोनीम कहते हैं इसको। और इसमें बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैरेलली लॉन्ग एक्सिस से रन करते रहते हैं। अब एक्सोनीम को आप ध्यान से देखोगे तो किनारे किनारे पेरिफेरी में आपको डबलेट्स नज़र आएंगे, 9 पेयर ऑफ डबलेट्स नज़र आएंगे, और ये रेडिली अरेंज्ड आपको नज़र आएंगे 9 पेयर में। पेरिफेरल, इसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो मतलब छोटे, ट्यूब्यूल मतलब प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और बीच में आपको 2 ट्यूब्यूल नज़र आएंगे। फिगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में आपको 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नज़र आएगा, किनारे किनारे आपको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल नज़र आएगा, और आपस में ये माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से, है ना। और यहाँ पर रेडियल स्पोक निकला रहता है, हर एक डबलेट से अंदर की तरफ निकला रहता है। तो 9+2 अरेंजमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। 9 जो होते हैं किनारे किनारे, और 2 जो होता है वो बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो जो पेरिफेरल डबलेट्स है बेटा, उससे वो आपस में लिंकर से कनेक्टेड है, और चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, दोनों बेटा सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। अब ये सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सेंट्रियोल किसी भी प्लांट सेल में नहीं होता, सिर्फ एनिमल सेल में होता है। सो सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो सेंट्रियोल बना किससे होता है? सेंट्रियोल से बना होता है सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में जो होता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो पूरी तरीके से हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते दिखते हैं हम लोगों को। अब सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं, ट्यूब्यूल के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे होते हैं। तो सेंट्रल पार्ट जो होगा वहाँ पर आपको प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर एक नज़र आता है सेंट्रियोल में, जिसको हब बोलते हैं, और वो पेरिफेरल से कनेक्ट होता है। अब वहाँ पर आप देखे थे, वहाँ पे पेरिफेरल जो थे प्रोटीन वो डबलेट्स के फॉर्म में थे। यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, और उससे भी रेडियल स्पोक निकला रहता है। याद रखना, वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का होगा, रेडियल स्पोक भी जो प्रोटीन का बना होता है। बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो हब कहलाता है ना। तो सेंट्रियोल जो होता है वो बेटा बेसल बॉडी बनता है, जो सीलिया और फ्लैजिला जहाँ से निकलते हैं। तो सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी वेयर सीलिया और फ्लैजिला एमर्ज। तो इस, है ना। और आपको ये भी पता है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है वो क्या करता है, सेल डिवीज़न में यहाँ पर रोल प्ले करता है। स्पिंडल फाइबर से ही वो कनेक्ट होता है आपका क्रोमोसोम। तो ये हो गया बेटा आपका सीलिया और फ्लैजिला। और यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस हो। मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लियस, सीव ट्यूब लैक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन अर्ली 1831, और बाद में
न्यूक्लियस को स्टेन करने का काम किया गया बेसिक डाई से, और उसका नाम रख दिया क्रोमेटिन। और इसको डाई से स्टेन करने का काम किया था फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियस में 2 स्टेज चल रही होती है, एक वो समय जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है, और एक वो स्टेज जब वो डिवाइड हो रहा होता है। न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो वो फेस कहलाता है इंटरफेस, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है तो वो फेस कहलाता है एम फेस। न्यूक्लियस की भी 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, एंड दैट इज़ 10 to 50 जो है नैनोमीटर देखने को मिलेगा। अब जो भी कुछ न्यूक्लियस के अंदर बनता है, जैसे डीएनए, आरएनए, है ना, वो बाहर आता है। मान लो प्रोटीन है, वो भी अंदर से बाहर होता रहता है। और दोनों मेम्ब्रेन आपस में जहाँ पर कनेक्ट होती हैं, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर न्यूक्लियर पोर बनता है, जिसके रास्ते न्यूक्लियस से बनी हुई चीज़ें साइटोप्लाज्म में आती हैं, और साइटोप्लाज्म से बनी हुई चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक और रीजन होता है न्यूक्लियोलस, एक स्पेस होता है न्यूक्लियोलस, दैट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलेगा आपको। और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस हैं जहाँ पर, बहुत सारे ऐसे सेल हैं जहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को ही नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मैट्रिक्स होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन आपको देखने को मिलेगा। और जो भी कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम का शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग जो होता है वो होता है कलर्ड बॉडी। और न्यूक्लियोलस बेटा कंटिन्यूअस होता है पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में, और किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलते हैं वहाँ पर सेल में, और प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। याद रखिएगा, इंटरफेस में आप लोग को पूरी तरीके से लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉपर अगर क्रोमोजोम की स्टडी करना हो तो हम लोग को तब सेल को देखना चाहिए, न्यूक्लियस को देखना चाहिए, जब सेल डिवाइड हो रहा हो, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा हो। खास करके मेटाफेस में आपको बेटर तरीके से डिवीजन देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में बेटा हिस्टोन भी पाया जाता है। और डीएनए आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, डीएनए जो होता है हिस्टोन के किनारे किनारे घिरा होता है और वहाँ पर कॉइलिंग करता है। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। और जो क्रोमोजोम है वह कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। एक क्रोमोजोम 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, और दोनों क्रोमेटिड जहाँ अटैच होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। दो क्रोमेटिड्स जहाँ अटैच होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है और दोनों आसपास के जो क्रोमेटिड जो एंड हैं वो सिमिलर हैं, तो ये कहलाता है बेटा मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। और अगर बीच से थोड़ा इधर उधर है तो सब मेटासेंट्रिक। और एक आर्म बहुत बड़ा है, एक आर्म बहुत छोटा है, तो कहलाता है क्या है, एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल टॉप पर है तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम देखने को मिलता है, बिल्कुल टर्मिनल सेंट्रोमियर टीलोसेंट्रिक में देखने को मिलता है। एक वर्ड यूज होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिड के दोनों साइड में, सेंट्रोमियर के दोनों साइड में, जहाँ से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड विद एट द रीजन ऑफ काइनेटोकोर। क्रोमोजोम की बात करें बेटा, क्रोमोजोम को देखते हैं हम लोग, लेकिन क्रोमोजोम में कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जिस जो हमें नहीं नज़र आते हैं स्टेन करने के बावजूद फिक्स लोकेशन पे, तो वो रीजन बेटा कहलाते हैं सैटेलाइट रीजन, है ना। और यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत तमाम तरह के माइक्रो बॉडीज़ पाए जाते हैं, जहाँ पे कुछ और भी तमाम तरह के फिनोमेना चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, स्फेरोजोम, जहाँ आपने देखा था फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा था। बहुत तरह के वैरायटी ऑफ एंजाइम भी देखने को मिलते हैं आप लोग माइक्रो बॉडीज़ के अंदर। और सेटेलाइट क्रोमोजोम जो होता है वो नॉर्मल क्रोमोजोम से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड
हमें देखने को मिलता है। और माइक्रो बॉडी प्रेजेंट होता है प्लांट और एनिमल दोनों में। पेरोक्सिसोम हेल्प करता है फोटो रेस्पिरेशन में। और बेसल बॉडी होता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जो सिलिया और फ्लैजिला बनाता है। और जो कोर ऑफ सिलिया फ्लैजिला होता है उसको एक्सोनीम कहते हैं। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मोर रिजिड होता है फास्फोलिपिड से, इसीलिए वो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनको टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं उनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन का जो शुगर होता है ना, वो आउटर सरफेस पे होता है ना, और इन्वॉल्व होता है सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म में, जिससे हम लोग किसी सेल को पहचान पाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन के केस में ये चीज़ें देखने को मिलती है। और दूसरी बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर 70s राइबोसोम होता है, ये डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पर होता है, एंजाइम का होता है। इसके 2 हेड होते हैं, F0 और F1। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसका हेड जो होता है पिन लाइक पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजोम। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टडीड विद द पिन हेड पार्टिकल कॉल्ड ऑक्सीजोम, या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। F0 F1 से डिनोट करते हैं, F0 अंदर F1 बाहर। और F0 और F1 ये कपलिंग फैक्टर होता है, और इसको सबसे पहले स्टडी किया था फर्नांडेज मोरॉन ने। और जो F1 पार्टिकल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो DNA प्रेजेंट है ना, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन के लिए, कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन ये भी बनाने का काम करता है। ओवरऑल आपके सेल में जितना भी DNA है उसमें से 1% ही DNA माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहलाता है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज़ GC रिच। दैट इज़ ओवर एंड आउट।